1956 फ्रांस। रात का वक्त था और एक पुराने चर्च के अंदर हमेशा की तरह बिल्कुल खामोशी छाई थी। एक लड़का जेक जो फादर नोरेट के साथ चर्च के कामों में उनकी मदद करता था, वो उस दिन भी हर रोज की तरह उनकी हेल्प कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था कि अचानक नीचे बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। उन्हें लगा शायद ये कोई जानवर होगा, मगर जैसे ही वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहां का मंजर बिल्कुल अजीब था। पत्थर के बर्तन में रखा होली वाटर अपने आप उबलने लगा था और इस तरह उबल रहा था कि वो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। शायद ये इशारा था कि गॉड की हेल्प खत्म हो रही है वहां पर। और उसी वक्त कैमरे में हम देखते हैं कि एक काला साया जो कैमरे के करीब आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, फादर खुद ब खुद हवा में उठ जाते। जेक ये सब देख रहा था और सोचता कि वो क्या करे। इससे पहले फादर को अपने आप आग लग जाती है और वो जल कर मर जाते हैं उसकी आंखों के सामने। अब दोबारा जब हम उस साये को गौर से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये वैलेक था, वही वैलेक जो लास्ट मूवी में हमने देखा था। वैलेक कोई भी काम बिना वजह के नहीं करता, ऐसा बताया गया था। तो इस हमले के पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी और यही वो वजह है जिससे ये फिल्म सिर्फ डरावनी नहीं लगती बल्कि पुरस्कार हो जाती है। इसी सीन के फौरन बाद हमें एक आदमी वहां से एक बैग लेकर निकलता हुआ नजर आता है, मगर बाद में पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस था, जिसके अंदर वैलेक आ चुका था। दोस्तों, मैंने बहुत से नाम ऐसे लिए जो शायद अभी तक आपको याद नहीं कि वो कौन थे, या शायद आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं बायो में रखूँगा, प्लीज़ वो वीडियो देखें, उससे आपको इस फिल्म का, इस एक्सप्लेनेशन का मज़ा ज़्यादा आएगा। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं जो अब इटली के एक कॉन्वेंट में रहती है। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, वो सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर अंदर से वो अब भी वैलेक के खौफ से बाहर नहीं निकल पाई थी। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको ये फिल्म और ज़्यादा असलियत के करीब लगती है कि वो उस सब ट्रॉमे के बाद एकदम सब कुछ भूली नहीं। 4 साल बाद वो फिर भी उसी ट्रॉमा में जिंदा थी जो कि पहली फिल्म में दिखाया गया था। अब हमें फिल्म का एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, सिस्टर डेब्रा। वो बाकी नन्स जैसी नहीं थी, उसके दिल में बहुत से सवाल थे। वो मिरेकल में, मोजज़ों में या चमत्कार में यकीन नहीं रखती थी। वो हर चीज़ के बारे में पूरा सच जानना चाहती थी और इसके पीछे भी एक वजह थी जो आगे चलकर हमें पता चलेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में मॉरिस काम कर रहा था। वही मॉरिस जो लास्ट फिल्म में हमने देखा था, जिसकी गर्दन पर हमें उल्टा क्रॉस दिखाया गया था और ये बताया गया था कि वैलेक उस पर कब्जा कर चुका है। इस फिल्म में ये भी साफ दिखाया गया है कि मॉरिस असल में बुरा इंसान नहीं है। वो बच्चों का ख्याल रखता था, ख़ास तौर पर एक छोटी लड़की सोफ़ी का। फिल्म मेकर ने यहाँ एक कमाल की चीज़ दिखाई है। एक तरफ मॉरिस को एक अच्छा इंसान जो छोटे बच्चों से प्यार करता है, उनका ख्याल रखता है, और वहीं जब उसमें शैतान आ जाता है वही इंसान इस कदर खौफनाक लगता है, क्योंकि ये एक इंसानी नेचर है कि जब आप बुराई को अच्छाई में देखते हैं तो उससे ज़्यादा खौफ आता है। इस बोर्डिंग स्कूल में जहाँ मॉरिस काम करता है एक पुराना चैपल भी था जहाँ जाने से सब डरते थे। एक दिन कुछ लड़कियाँ सोफ़ी को तंग करते हुए उसे उसी चैपल में बंद कर देती हैं। वहाँ एक शीशे की बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी जिस पर एक बकरी जैसी शक्ल बनी हुई थी, जिसको अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ में, चैनल्स में, जो कि शैतान से सिंबलाइज किया जाता है। वो लड़कियां सोफ़ी को डराने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि सूरज की रोशनी जब इस बकरी पर या इस खिड़की पर पड़ेगी तो इसकी आंखों से शैतान अंदर देखता है।
سننے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف اس اسکول کے اس جگہ کے بچوں کو ڈرانے کے لیے تھی، مگر اس بات کی حقیقت آپ کو سٹوری کی اینڈ پر پتہ لگے گی کہ اس چیز کا سگنیفیکنس کیا تھا، کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کا اصل میں مقصد کیا تھا۔ اب صوفی وہاں اکیلی رہ گئی تھی، مگر وہاں اچانک عجیب سی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، دروازے اپنے آپ کھلنے بند ہونے لگتے ہیں، عجیب سی آوازیں آتی ہیں اور صوفی ڈر کے مارے بھاگنے لگتی ہے، مگر خوش قسمتی سے مورس وہاں آ کر صوفی کو بچا لیتا ہے۔ لیکن یہاں اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر نے یہاں فلم کا ماحول بنانا شروع کیا، عام فلموں کی طرح جہاں پر چیخنا، چلانا، عجیب سی شکلیں نہیں، خاموشی کے اندر خوف پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فلم باقی فلموں سے بہت زیادہ حقیقت کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف آئرین کو بار بار عجیب سے خواب آنے لگتے ہیں جن میں مورس آئرین سے مدد مانگ رہا تھا۔ اسی دوران چرچ کے بڑے لوگ، پادریز نے سسٹر آئرین کو بلایا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یورپ کے مختلف علاقوں میں پریسٹ اور ننس کی عجیب و غریب حالت میں، یعنی ایک پرسرار حالت میں موت ہو رہی ہے۔ خاص طور پر ایک پریسٹ کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ بالکل اسی پریسٹ کی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر ہم نے فلم کے سٹارٹ میں کیا تھا۔ اور اب اس وقت آئرین کو پتہ چل چکا تھا کہ ویلک واپس آ چکا ہے۔ وہ پہلے تو اس کام کرنے سے بالکل منع کرتے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی اس بار مقابلہ پہلے سے بہت زیادہ خطرناک ہوگا، لیکن پھر وہ انسانی جان کو بچانے کے لیے دوبارہ اس رستے پر چلی جاتی ہے جس پر اس نے کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آئرین نے فیصلہ کیا کہ وہ فرانس جائے گی اور دیکھے گی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ باقی لوگوں کی بھی مدد ہو سکے، اور اس سفر میں ڈیبرا نے بھی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ سفر کے دوران دونوں کے بیچ بہت باتیں ہوئیں اور انہی سب میں ڈیبرا نے اسے بتایا کہ کس طرح سے ڈیبرا کی ماں نے خود کو جلا کر مار دیا، اور اسی وجہ سے ڈیبرا اب کسی معجزے، چمتکار، میریکل پہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ یہاں فلم میں ایک بہت خاص چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ کبھی کبھی شیطان زیادہ طاقتور نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر کے زخم اسے اور زیادہ کمزور بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان زیادہ طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ فرانس پہنچنے کے بعد ڈیبرا اور آئرین دونوں اپنی تحقیقات شروع کرتی ہیں اور وہاں وہ جیک سے ملتی ہیں، وہی لڑکا جو پہلے سین میں فادر کے ساتھ تھا۔ وہ ابھی بھی اس رات کے خوف سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ جیک نے انہیں ایک خاص مالا، ایک لاکٹ دی جس پر عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے۔ اسی نشان کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ ایک پرانی لائبریری جاتے ہیں جہاں انہیں سینٹ لوسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سینٹ لوسی کوئی فلمی کردار نہیں، کوئی کریکٹر نہیں تھا، بلکہ مذہبی تاریخ کا ایک حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر آگ نے انہیں جلایا نہیں اور وہ بچ گئی، اور بعد میں ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں۔ فلم اسی کہانی کو اپنے اندر استعمال کرنے والی تھی۔ لائبریرین نے انہیں بتایا کہ ویلک پہلے ایک فرشتہ تھا جسے خدا نے نکال دیا تھا۔ کئی ریلیجیس اسکالرز اور اسکرپچر میں یہ بات لکھی ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور اب وہ سینٹ لوسی کی آنکھوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس پا سکے۔ اب وہ دونوں ننس جان چکی تھیں کہ ویلک ایک مقصد کی وجہ سے یہ سب کر رہا ہے، وہ اپنی طاقت واپس چاہتا ہے۔ فلم میں یہاں خوف ایک ڈیفرنٹ لیول پہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کو تنگ نہیں کر رہا، وہ اپنی طاقت پانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، اور یہ آگے پتہ لگنے والا ہے جیسے جیسے ہم فلم میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب آئرین کو سمجھ آ چکی تھی کہ ویلک جن لوگوں کو مار رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سینٹ لوسی کے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ اس خاص چیز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سینٹ لوسی کی آنکھیں اسی بورڈنگ سکول کے اندر ہی کہیں چھپائی گئی ہیں، کیونکہ یہ جگہ بورڈنگ سکول سے پہلے ایک بہت پرانا چرچ ہوا کرتی تھی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ مورس کے اندر موجود ویلک مکمل طور پر جاگ چکا ہے، اس کے جسم پر وہی الٹے کراس کا نشان بننے لگا ہے، اس کی حالت دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہونے لگتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اصل مورس اندر سے پھر بھی لڑ رہا ہے۔ اس سے یہی بات پتہ لگتی ہے کہ وہ برا انسان نہیں، شیطان کے قبضے میں ہے۔
आखिरकार वो सब लोग उस बंद चैपल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां सेंट लूसी की आंखें छुपी हुई थी। सोफी उन्हें वो शीशे वाली खिड़की दिखाती है जिसके बारे में पहले बात की गई थी। अब अगर आपको याद हो, फिल्म के शुरू में जिस तरह छोटी लड़कियों ने उसको डराने के लिए कहा था, वो बात सच थी, क्योंकि जैसे ही रोशनी उस बकरी की आंखों पर पड़ती है और एक लाल रोशनी सामने दीवार पर पड़ती है, तो वो उन्हें एक खुफिया, एक सीक्रेट रास्ता दिखाती है और वहां से सेंट लूसी की आंखें उन्हें मिल जाती हैं। दूसरी तरफ मॉरिस मुकम्मल तौर पर वैलेक के कब्जे में आ चुका था। वो सोफी के पीछे बेल टावर तक पहुंच जाता है। पूरी बिल्डिंग में तोड़ फोड़ होना शुरू होती है और हर तरफ तबाही फैल जाती है। इसी दौरान वैलेक खुद अपनी असल शक्ल में सामने आता है। वो आयरीन को हवा में उड़ाकर जलाने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्म के स्टार्ट में उसने फादर के साथ किया था। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि आयरीन को आग नहीं लगती, वो जलती नहीं। अब यहाँ डायरेक्टर एक और राज खोलने वाला था। वो राज ये था कि आयरीन भी उसी सेंट लूसी की नस्ल से ताल्लुक रखती थी और ये फिल्म का सबसे अहम हिस्सा था। यहाँ डायरेक्टर ये मैसेज देना चाह रहा था कि असल ताकत मुकद्दस चीज़ों में नहीं बल्कि उन चीज़ों में यकीन रखने से होती है। हम देखते हैं कि डेब्रा, जो पहले इन चीज़ों में, मौजों में यकीन नहीं रखती थी, अब वो खुद आयरीन के लिए दुआ करना शुरू करती है। इस जगह पर जहाँ पर वो ये सब हो रहा था, यहाँ पर पुराने शराब के ड्रम्स रखे थे, क्योंकि ये जगह पहले शराब बनाने की फैक्ट्री थी। आयरीन और डेब्रा दुआ कर रही थी और उसी वक्त डायरेक्टर ने दिखाया कि उस मोजज़े से, उस ताकत से, उस चमत्कार से वो सारी शराब होली ब्लड में बदल गई, एक मुकद्दस खून में बदल गई। और जैसे ही वो वैलेक पर गिरता है, उसका जिस्म जलने लगता है और इस बार हम देखते हैं कि मॉरिस आज़ाद हो चुका था और सब कुछ खत्म होने लगा था। लेकिन फिल्म यहाँ एक बहुत अहम इशारा करती है। आखिर में जब आयरीन मॉरिस को देखती है तो उसके चेहरे पर सुकून नहीं था बल्कि फिक्र नजर आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। और अगर आप कॉन्जरिंग की कहानी देखें, इसकी बाकी फिल्मों को देखें, तो आप समझ जाएंगे कि आगे चलकर यही मॉरिस एड और लॉरीन के बड़े केस से जुड़ने वाला था। दोस्तों, आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपके साथ या आप किसी को जानते हो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल लव टू हियर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट ब्रेकडाउन।